हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कल हमने सीएम यानी कि सर्कुलर मोशन का पहला लेक्चर किया था और आपको खूब अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आपके मैंने कमेंट अपनी वीडियो के लास्ट में देखे थे, क्योंकि ढेर सारा प्यार दिया आपने मुझे। तो आज हम सीएम का दूसरा लेक्चर करेंगे, यानी कि सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर करेंगे। तो देखते हैं कि दूसरे लेक्चर में हम कैसे आगे एंट्री करते हैं। तो देखो दोस्तों, पढ़ते रहिए हमसे और उम्मीद करता हूँ कि मैं याद रखना, मैं 30 मिनट की वीडियो बनाने के लिए हमेशा 2 घंटे कंटेंट तैयार करता हूँ। 2 घंटे, ये नहीं है कि बस आए पढ़ा के चले गए, जो मन में आया वो चले गए, लेकिन नहीं बच्चा, मैं मेहनत करता हूँ। और मैं आज अपने यूट्यूब चैनल यानी कि काव्या इंस्टीट्यूट से ये चैलेंज करता हूँ कि आज से आज फ्री है और हमेशा फ्री में ये कंटेंट आपको देता रहूँगा। हमेशा ये क्लास फ्री में रहेगी आपके लिए। तो देखो आज हम पढ़ेंगे वो है अवकेंद्रीय त्वरण, यानी कि आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे कहते हैं अवकेंद्रीय त्वरण। यानी कि अवकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? अवकेंद्रीय त्वरण। तो देखो, अवकेंद्रीय त्वरण यानी कि अवकेंद्रीय त्वरण बोले तो अवकेंद्रीय त्वरण नहीं पढ़ेंगे हम। जो पढ़ेंगे वो होता है कोणीय त्वरण। क्या होता है? कोणीय त्वरण। देखो, कोणीय त्वरण यानी कि कोणीय त्वरण क्या होता है? तो कोणीय त्वरण देखो, यानी कि कोणीय त्वरण माने तो एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन। क्या? एंगुलर एसिलरेशन। बात करें कि एंगुलर एसिलरेशन होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एंगुलर एसिलरेशन होता क्या है। होता क्या है एंगुलर एसिलरेशन? तो मैंने पिछली जो वीडियो पढ़ाई थी, इससे एक और पिछली, उसमें मैंने आपको कराया था वन डायमेंशन मोशन। क्या कराया था? वन डायमेंशन मोशन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो पढ़ाई थी एक्सीलरेशन। क्या पढ़ाई थी? एक्सीलरेशन, यानी कि बोल सकते हैं मैंने आपको त्वरण पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? त्वरण बोले तो जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। और त्वरण मैंने क्या बताया था? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय। यानी कि जो त्वरण बराबर होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। मैं आपको वन डायमेंशन मोशन में ये पढ़ा चुका हूं कि त्वरण होता क्या है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। अगर मैं त्वरण की यूनिट की बात करूं तो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर क्या है? वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या है? समय। और समय यानी कि सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसी की सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो क्या होगी? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर का सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी राशि की बात करूं तो ये राशि कैसी है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। क्यों है सदिश राशि? अगर सदिश राशि है तो ऐसा क्यों है? तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि हमेशा वो राशि होती है जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और उसके साथ ही साथ उस सदिश योग के नियम का भी पालन करने चाहिए। तो जो हमारी एक्सीलरेशन है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और उस साथ ही साथ सदिश योग के नियम का भी पालन करती है। इस वजह से जो एक्सीलरेशन है वो एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर यहीं से आपको बताया था मैंने कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला बोले तो जिसे हम कहते हैं हिंदी में विमा। क्या कहते हैं? विमा। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका L2-2 था। L2-2। अगर इसे ऐसे ना कह के इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन मैंने आपको वन डायमेंशन मोशन में पढ़ाया था, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एसिलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एसिलरेशन। यानी कि एक चीज देखो कि हमने वन डायमेंशन मोशन में क्या पढ़ा था? एसिलरेशन। अब क्या हो गया है? एंगुलर एसिलरेशन। यानी कि नाम से पहले क्या लग गया? एंगुलर। नाम से पहले क्या लग गया? एंगुलर। तो मेरे दोस्तों समझो, हम यहां से नाम से पहले क्या लगा देंगे? एंगुलर। क्या लगा देंगे? एंगुलर। बस हो गया एंगुलर एसिलरेशन। देखो, क्योंकि एंगुलर एसिलरेशन बोले तो कोणीय त्वरण बराबर होता है
कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो देखो जो एंगुलर एक्सीलरेशन मैंने क्या बताया कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय। तो देखो त्वरण क्या था, वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय। अब हमने एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ा तो नाम से पहले क्या लगा दिया, केवल कोणीय, क्या लगा दिया, कोणीय, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन। बस यही होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोणीय प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में जो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर होती है उसे हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर हम यहीं से इसकी बात करें, यहीं से इसकी बात करें तो मान लो इसका क्या पूछ ले तुमसे, यूनिट, एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट निकालने से पहले हमें किसकी यूनिट आनी चाहिए, कोणीय वेग की। कोणीय वेग बोले तो एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे मैं पहले लेक्चर सीएम के पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कि कल के लेक्चर में क्या था, एंगुलर वेलोसिटी बोले तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है कोणीय विस्थापन वट्टा समय, यानी कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन वट्टा समय, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट हमने देखी थी, वो क्या थी, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड थी। क्यों थी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो बराबर था वो क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट थी रेडियन, इसकी यूनिट थी रेडियन, लेकिन उसका कोई विमा नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जो रेडियन होती है एक संख्या, और मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि संख्या का कोई विमा नहीं होती। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसकी यूनिट थी रेडियन, और नीचे क्या था, समय, उसकी यूनिट थी सेकंड। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी थी उसकी यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड। तो हमने कोणीय वेग की यूनिट क्या रख दी, रेडियन पर सेकंड। अगर बात करें नीचे क्या है, सेकंड, और सेकंड यहाँ पे पहुंच जाएगा तो क्या बनेगी यूनिट, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन की जो यूनिट बनी वो क्या बनी, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहीं पर इसकी बात करें, यहीं पर हम इसकी बात करें कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशन फॉर्मूला बोले तो इसे हिंदी में कहते हैं विमा। क्या कहते हैं, विमा। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए देखो हम किससे डायमेंशन निकालते हैं, अगर हमें यूनिट पता होगा तभी मेरे दोस्तों यूनिट की डायमेंशन हम निकाल पाएंगे। अगर तुम्हें यूनिट नहीं पता है तो तुम्हारी कोई दम नहीं है कि तुम निकाल लो क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर तुम्हें कोई भी राशि है उसकी यूनिट पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, चाहे वो यूनिट किसी भी पद्धति में दी हो, चारों पद्धति में से किसी भी पद्धति में दी हो, क्योंकि डायमेंशन कभी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उस राशि का जो मात्रक है वो किस पद्धति में दिया गया है, किसमें, कि किस पद्धति में दिया गया है। डायमेंशन कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि मात्रक चाहे कैसी भी पद्धति में हो डायमेंशन हमेशा समान निकलती है। तो देखो क्या होगा, विमा बोले तो ऊपर क्या है, रेडियन, संख्या है, कोई विमा नहीं, यानी कि m0 L0 t की पावर 0। नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर, यानी कि बोले तो t स्क्वायर। नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि t की पावर -2। क्लियर। अगर ऐसे ना कह के आपको ऐसे दे सकता है, t की पावर -2। क्लियर हुआ। अब डायमेंशन फॉर्मूला के बाद पूछ ले कि राशि कैसी है। राशि बोले तो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है या स्केलर है, सदिश है या अदिश है। तो जो कोणीय त्वरण हुआ है वो डिपेंड किस पे है, त्वरण पे। किस पे, त्वरण पे। यानी कि त्वरण से आगे हमने क्या लगा दिया था, एंगुलर, वही हमारा हो गया था एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जो कोणीय त्वरण है, यानी कि कोणीय त्वरण है वो त्वरण पे जैसा होता है, तो त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये भी एक कैसी राशि होगी, सदिश राशि, सदिश राशि। लेकिन सदिश राशि है, सदिश में भी कौन सी राशि है, सदिश में भी
कौन सी राशि है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो सदिश राशि है सदिश में भी एक अक्षीय सदिश है। कैसी है? अक्षीय सदिश है। यानी कि सदिश राशि तो है लेकिन सदिश में भी अक्षीय सदिश है, क्योंकि जो कोणीय त्वरण होता है उसे अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा हमेशा किसकी डायरेक्शन? अक्ष के अलोंग घूमता है। किसके? अक्ष के अलोंग। इस वजह से एक अक्षीय सदिश है। कैसे? मान लो इसकी जो तुमसे डायरेक्शन पूछ ले, दिशा बोले तो इसे बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी कि जिस दिशा में कोणीय वेग होगा, जिस दिशा में कोणीय वेग होगा उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी। मान लो इस दिशा में अगर कोणीय वेग है तो इसी दिशा में कोणीय त्वरण होगा। अगर इस दिशा में कोणीय वेग है तो इस दिशा में कोणीय त्वरण होगा, क्योंकि कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। जिस दिशा में कोणीय वेग परिवर्तन होगा यानी कि जिस दिशा में कोणीय वेग चेंज होगा उसी दिशा में क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वो किसकी दिशा में होती है? कोणीय वेग की दिशा में। कोणीय वेग की दिशा में बोले तो ओमेगा की दिशा में। क्लियर? कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा होता है। यानी कि ओमेगा की दिशा में इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कैसी होती है? तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वो दो कंडीशन में होती है। कितनी कंडीशन में? दो कंडीशन में। मान लो ये कोई सर्कल है। क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। और जो हमारा जो कोणीय वेग है मान लो ये ओमेगा है। मान लो ये ओमेगा है। और जो हमारा ये अल्फा है यानी कि क्या है? मान लो अल्फा बोले तो कोणीय त्वरण। अल्फा बोले तो कोणीय त्वरण। जब ये एक दिशा में ऊपर जा रहे हैं तो हमें यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हमें यहाँ से एक बात साफ दिख रही है कि इसके बीच कोण कितना होगा। यानी कि ओमेगा और अल्फा के बीच कोण कितना दिखाई दे रहा है? ओमेगा और अल्फा के बीच जो कोण है वो कितने का है? 0 अंश का। कितने का है? 0 अंश का। दिखाई दे रहा है? 0 अंश का है। 0 अंश का है, दिखाई दे रहा है। एक ही डायरेक्शन में बोले तो एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही तीर पे जाएंगे तो अंश का कितने का अंश का बनेगा? 0 अंश का। कितने का? 0 अंश का। अगर हम यहीं से दूसरे नंबर की बात करें तो ये कोई मान लो सर्कल है और सर्कल पे एक ओमेगा इधर जा रहा है और इधर अल्फा है। डायरेक्शन कैसी होगी? दोनों की अपोजिट। मान लो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये ओमेगा वेक्टर है और एक अल्फा वेक्टर है। दोनों के बीच कोण कितना बना? 180 का। क्लियर है? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जो कोण कितना बना? 180। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। कोण कितने का बनना है? 180 का। कितने का? 180 का। तो यानी कि जो ओमेगा और अल्फा के बीच जो कोण बना वो 180 का बना। कब बना? जब डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड घट रहा है। मैग्नीट्यूड घट रहा है। यानी कि जब डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? घट रहा है। और ओमेगा और अल्फा के बीच कोण कितना बनना है? 180 का बनना है। जब डायरेक्शन समान है यानी कि डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और ओमेगा और अल्फा के बीच जो कोण बनना है वो 0 अंश का बनना है। यानी कि 0 अंश का बनना है। तो जो कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको हमने समझा कि एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है। एंगुलर एक्सीलरेशन को हमने किससे डिनोट किया? एक्सीलरेशन से। किससे? एक्सीलरेशन से डिनोट किया, क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन में हम एक्सीलरेशन को पढ़ चुके हैं। एक्सीलरेशन से ही हमने क्या बना दिया? एंगुलर एक्सीलरेशन। आखिर में एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है? उसका मात्रक क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? राशि कैसी होती है और विमा कैसी होती है? अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो अल्फा बराबर होता है डेल ओमेगा वेक्टर अपॉन डेल टी। अगर डेल में ना लिखे डी ओमेगा बट्टे डी टी लिख सकते हैं। डी टी ओमेगा बट्टे
d/dt लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पर, यानी कि कोणीय त्वरण है वो आपका समाप्त तो हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। कोणीय त्वरण से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं कि क्या डायमेंशन होती है, क्या यूनिट होती है, किस तरह डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन होती है तो कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। तो जब समान दिशा होगी तो कैसी होगी, और जब अपोजिट दिशा होगी तो कैसी होगी। अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा और रेखीय त्वरण यानी कि ए में रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, इतना क्लियर नोट करो। देखो अब हम पढ़ेंगे यानी कि अल्फा और ए में रिलेशन, यानी कि कोणीय त्वरण और ए में रिलेशन, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है, उस संबंध को हम देखेंगे। तो देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन बोले तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हिट होता है वो केवल क्या पूछता है, रिलेशन पूछता है। क्या पूछता है, रिलेशन। लेकिन कुछ टीचर रिलेशन बता देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो क्यों होता है। दोस्तों एक बात पे मेरी पर गौर कीजिए, जिस दिन तुम टीचर से ये कहना सीख गए कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, उस दिन ये मान लेना कि तुम भी मेहनत करोगे और तुम्हारे साथ जो टीचर है ना वो भी मेहनत करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बच्चा क्यों का जवाब तुमसे करने लगेगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो देखो मैं बता रहा हूं कि कोणीय त्वरण यानी कि बोले तो अल्फा और रेखीय त्वरण बोले तो यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि ए, जो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है ए इक्वल आर अल्फा। बोले तो रेखीय त्वरण बराबर होता है त्रिज्या मल्टीप्लाई कोणीय त्वरण। यानी कि जो रिलेशन होता है वो रेखीय त्वरण बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण। लेकिन ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। ए इक्वल आर अल्फा होता है यानी कि ए इक्वल आर अल्फा होता है तो क्यों होता है, इसका भी कोई रीजन होगा, इसका भी कोई कॉज होगा, इसका भी कोई ना कोई उदाहरण या एग्जाम्पल होगा। तो देखो जो ए इक्वल आर अल्फा होता है वो रिलेशन तुमसे पूछ सकता है, लेकिन इसके होने का जो कॉज है, कॉज बोले तो रीजन और रीजन बोले तो कारण। यानी कि ए इक्वल आर अल्फा होता है उसका भी कोई कॉज होगा, रीजन होगा या कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो देखो जो इसका जो सदिश रूप होता है वो सदिश रूप होता है ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर गुणा अल्फा वेक्टर। ए इक्वल आर वेक्टर गुणा अल्फा वेक्टर तुमसे सदिश रूप भी पूछ सकता है। क्लियर। लेकिन मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जब जब क्रॉस को हटाएंगे तब हम साइन को लगाएंगे, जब क्रॉस को हटाएंगे तब साइन को लगाएंगे। तो ए बराबर क्या होगा, आर अल्फा साइन थीटा। क्लियर, आर अल्फा साइन थीटा। लेकिन बच्चा एक बात याद रखना, जो एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा और लीनियर एक्सीलरेशन यानी कि ए के बीच जो कोण बनता है वो 90 का बनता है।
क्यों बनता है? क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन किसकी डायरेक्शन में होता है? कोणीय वेग यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन, और लीनियर वेग इसकी डायरेक्शन बोले तो अल्फा। थीटा कितना बना? 90। कितना बना? 90। थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90, यानी कि थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90। तो 1 आर अल्फा साइन 90। कल मैंने बताया था कि साइन 90 बराबर होता है 1, तो 1 आर अल्फा मल्टीप्लाई 1, तो 1 आर अल्फा। हैंस प्रूव। ऐसा होता है तो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा और लीनियर एक्सीलरेशन यानी कि ए के बीच जो कोण बनता है वो 90 का बनता है, और जब क्रॉस हटाएंगे तो साइन लगाएंगे। याद रखना, इसका जो एग्जाम्पल है वो एक एग्जाम्पल से मैं और सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। मान लो कि सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड कंडीशन में मान लो कि हमने क्या लिया था? लीनियर एक्सीलरेशन बोले थे त्वरण। त्वरण क्या होता है? एकल वेग में परिवर्तन यानी कि वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। तो वेग में परिवर्तन हो गया यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन हो गया, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग यानी कि ओमेगा में परिवर्तन की दर बट्टा समय, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। क्लियर? अब मैं कर रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो a अपॉन अल्फा बराबर होता है dv बट्टे dt अपॉन d ओमेगा बट्टे dt। तो dt से dt कैंसिल, बचा क्या? बचा dv बट्टे d ओमेगा। तो a अपॉन अल्फा बराबर dv बट्टे डी ओमेगा। चूंकि हम पढ़े हैं पिछली वीडियो में भी कल ओमेगा आर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, अगर हम यहाँ से ए बराबर निकालें तो बी अपॉन ओमेगा। तो देखो बी अपॉन ओमेगा लिखा है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? आर रख देंगे। तो ए अपॉन अल्फा बराबर आर, तो ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा बोले तो ए बराबर आर अल्फा। हैंस प्रूव। ऐसा होता है तो क्यों होता है? दो कंडीशनों में बता रहा हूं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड, दो कंडीशनों से मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया है कि ए इक्वल आर अल्फा होता है तो क्यों होता है, यानी कि कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण बराबर होता है त्रिज्या इनटू कोणीय त्वरण। लेकिन क्यों? इसलिए होता है। तो आज आपको इसका सिद्ध करके बताया कि ए इक्वल आर अल्फा होता है तो क्यों होता है। आपको क्लियर हो गया होगा? क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। यानी कि अगला टॉपिक क्या है? तो देखो इतना क्लियर। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो है अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण बोलें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या पढ़ेंगे? अभिकेंद्रीय त्वरण बोले तो एसी। अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखो हम समझेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है। हमने पहले यानी कि वन डायमेंशन मोशन में क्या पढ़ा था? एक्सीलरेशन पढ़ा था, केवल एक्सीलरेशन। लेकिन 2 डायमेंशन मोशन के फर्स्ट पार्ट यानी कि सर्कुलर मोशन में, यानी कि बोले तो सीएम के पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था अभी कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन। अब क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखते जाना एक्सीलरेशन कितने प्रकार के आएंगे, लेकिन एक्सीलरेशन यानी कि कोई सा भी हो मैं उसे किससे डिनोट करके पढ़ाऊंगा?
केवल एसिलरेशन से। किससे? एसिलरेशन के। देखो जो कोणीय त्वरण यानी कि कोणीय त्वरण की डेफिनेशन समझने के लिए मान लो ये कोई एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। बोले तो बोल सकते हैं वृत्त है। वृत्त है। वृत्त का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। ऐसा तो नहीं है कोई सर्कल है बिना सेंटर के हो सकता है। सेंटर बोले तो सेंटर, सेंटर बोले तो हिंदी में कहते हैं केंद्र, हिंदी में कहते हैं केंद्र। अब देखो कोणीय त्वरण यानी अभिकेंद्रीय त्वरण यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को समझने के लिए मान लो इस वृत्त पे ना एक कण चक्कर लगा रहा है, एक कण गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मोशन कर रहा है। कोई कण है जो वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगा रहा है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग हो या कोई एक सीधा मार्ग हो या कोई एक टेढ़ा मार्ग हो, लेकिन अगर कोई कण है, अगर कोई मनुष्य है, अगर कोई XYZ कोई चीज है, अगर वो मोशन करेगी तो उसका मेरे दोस्तों वेलोसिटी चेंज होगा। अगर किसी सर्कुलर मोशन पर मोशन करेगी तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उसका क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर सीधे भी मार्ग पर मोशन करेगी तो भी उसका वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वो एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर मोशन करेगी तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन हमें यहाँ से एक बात नोट मिली, अगर कोई कण है अगर मोशन करेगा, अगर कोई कण है अगर मोशन करेगा तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। इतना क्लियर? अगर मोशन करेगा, मोशन करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो देखो अगर कोई कण है वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, बोले तो मोशन कर रहा है, अगर ये मोशन कर रहा है तो मेरे दोस्तों वेलोसिटी इसका क्या होगा? जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? चेंज होगा। वेलोसिटी है चेंज होगा। लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा तो क्यों होगा और किसके कारण होगा? क्वेश्चन बनता है। तुम तो कह दोगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि कण मोशन में है। कण किस में है? मोशन में है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो एक फोर्स के कारण हो रहा है। फोर्स बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि कोई कण है अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो यानी कि मोशन कर रहा है तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन जो वेलोसिटी चेंज होगा वो एक फोर्स के कारण होगा। जिस फोर्स को कहते हैं, जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, वो एक फोर्स के कारण होगा। किसके कारण होगा? फोर्स के कारण होगा। और वो फोर्स है मेरे साथियों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। क्या? अभिकेंद्रीय बल। यानी कि एक कण है, एक पदार्थ है, एक मनुष्य है जो एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अगर वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो दोस्तों उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो किसके कारण होगी? जो वेलोसिटी चेंज होगी वो एक फोर्स के कारण होगी। क्योंकि मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अभी ये किस में रखी है? विराम में रखी है, यानी कि मोशन नहीं कर रही है। तो क्या इस पे एक बल लग रहा है? बल है। मैं साधारण सी सिंपल सी बात पूछूं, अगर ये वस्तु विराम में है तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी तब चेंज होती है जब कोई कण या जब कोई मनुष्य या जब कोई वस्तु किस में होती है? मोशन में होती है। तो सेम वही कह रहा है, अगर कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण चक्कर लगा रहा है यानी कि गति कर रहा है, बोले तो मोशन कर रहा है, अगर ये मोशन करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो किसके कारण होगा? एक फोर्स के कारण होगा। क्यों होगा?
फोर्स वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो अवकेंद्रीय बल होगा। लेकिन अवकेंद्रीय बल क्या होता है, वैसे मैं इसको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन एक हिंट दे दूं, जो अवकेंद्रीय बल है वो हमेशा सेंटर की ओर लगता है। किसकी तरफ, सेंटर की तरफ लगता है। तो इस टॉपिक में क्यों आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल में इसको समझ लीजिए कि अवकेंद्रीय त्वरण होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें कि कोई कण है अगर सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, अगर वो गति यानी कि मोशन कर रहा है, तो मेरे बच्चा उसका वेलोसिटी चेंज होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका किसके कारण होगा, एक फोर्स के कारण होगा, जिस फोर्स को हम कहते हैं अवकेंद्रीय बल। तो देखो अवकेंद्रीय बल के कारण होता है, लेकिन उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा, उस समय जो त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। उस एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे, उस एक्सीलरेशन को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोले तो अभिकेंद्रीय त्वरण। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। कैसे दोबारा समझो। एक सर्कल है, एक सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर बोले तो केंद्र, सर्कल बोले तो वृत्त। अगर कोई वृत्त है उसका कोई केंद्र है, अगर उस वृत्त पर कोई कण गति कर रहा है, गति बोले तो मोशन, जब कोई कण गति करता है यानी कि मोशन में आ जाता है, तो उसका कोई ना कोई वेलोसिटी चेंज होती है, वेग चेंज होगा। लेकिन किसके कारण होगा, फोर्स के कारण होगा। वो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है कि वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है। जब यह सर्कल है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा, बोले तो FC होगा, FC फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि डेफिनेशन बनी कि कोई कण है वृत्ताकार मार्ग पर मोशन कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज फोर्स के कारण होगा, जिस फोर्स को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। लेकिन उस कंडीशन में जो त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण तुम्हें राशि पूछ ले कि राशि कैसी है, तो राशि है मेरे बच्चा सदिश राशि। कैसी है, सदिश राशि। अगर सदिश राशि है तो इसका कोई फॉर्मूला भी होता होगा, तो देखो फॉर्मूला इसका होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है AC बराबर V² अपॉन R। या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा, अगर इसको नहीं करेगा तो इस फॉर्मूले का क्या करेगा मेरे बच्चा, मेकअप, यानी कि मेकअप बना के तुम्हें फॉर्मूला देगा। और वो फॉर्मूला कैसे देगा, तो देखो फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन, यानी कि बोले तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन था V=ω/r। क्या था, V=ω/r। अब यहाँ पे हम B की वैल्यू पुट करेंगे तो A बराबर स्क्वायर, तो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R² अपॉन R। मेरे बच्चा R से R कैंसिल, A बराबर होगा ω²R। क्लियर हुआ दोस्तों। इस फॉर्मूले को भी पूछ सकता है, AC बराबर ω² अपॉन R। अब देखो इस फॉर्मूले को ना पूछ के एक मेकअप और कर सकता है। एक मेकअप क्या करेगा, एक मेकअप करेगा कि V=ω/R होता है, तो AC बराबर हम ω² को ऐसे लिख सकते हैं, ω/ω/R बोले तो ω²R। AC बराबर ω/ω/R बराबर क्या रख देंगे, V। मेरे बच्चे ये भी मेकअप बना सकता है। तो कहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा, कितना मेकअप बनाएगा, हम हर मेकअप को फोड़ेंगे। इस बार फिजिक्स को फोड़ेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे, फिजिक्स पूरी होके रहेगी इस चैनल पर, काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो कितना मेकअप करेगा, ये फॉर्मूला पूछेगा, ये पूछेगा या ये पूछेगा। क्लियर हुआ।
तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए, राशि कैसी है क्लियर हुई। अब पढ़ेंगे हम इसके फैक्ट। क्या पढ़ेंगे? अभिकेंद्रीय त्वरण के फैक्ट। तो देखो, अभिकेंद्रीय त्वरण के फैक्ट पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे हम? अभिकेंद्रीय बल। क्या पढ़ेंगे? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल को देखेंगे हम। अभिकेंद्रीय बल होता क्या है? अब क्या पढ़ेंगे? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बोले तो FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इंग्लिश की बात करें तो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने अभी तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताया था। तो क्या बताया था? एक कोई सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल। सर्कल बोले तो एक वृत्त होता है और वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र बोले तो एक कोई ना कोई क्या होता है? सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है। अगर इस वृत्त पर कोई कण चक्कर लगा रहा है, इस वृत्त पर कोई कण चक्कर लगा रहा है, तो मेरे दोस्तों क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वो मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा। यानी कि ये एक सर्कल है, इस पर कोई कण है, वो मोशन कर रहा है। मोशन बोले तो गति कर रहा है, गति कर रहा है। जब वो गति करेगा तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी बोले तो वेग, और वेग बोले तो उसका क्या होगा? चेंज होगा। और चेंज बोले तो क्या होगा? परिवर्तित होगा। क्या होगा? परिवर्तित होगा। और जो वेग परिवर्तित होगा वो एक फोर्स के कारण होगा, जिस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक कण गति कर रहा है। जब कण गति कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वेलोसिटी तो एक फोर्स के कारण होगी, और फोर्स के कारण होगी तो उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि FC बराबर होता है, वो होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। ये क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ ले, या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, या फिर यहाँ से वो क्या करेगा? तुमसे मेकअप करेगा। क्या करेगा? मेकअप करेगा। मेकअप क्या करेगा कि FC बराबर V इक्वल क्या होता है? ω/r। तो mv की जगह ओमेगा रख देंगे तो ω²r²/r, r से r कैंसिल, F बराबर mω²r। ये भी पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो एक और मेकअप करेगा। वो मेकअप क्या होगा कि V इक्वल ω/r होता है, तो FC बराबर mω/r लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। mω²r हो गया, तो FC बराबर mω/r की जगह V और ओमेगा, ये वाला पूछ सकता है। इतना क्लियर? अगर ये भी नहीं पूछेगा तो इसका एक और मेकअप कर सकता है। वो क्या है? इसका सदिश रूप। क्या है इसका? सदिश रूप। सदिश रूप बोले तो FC वेक्टर बराबर m कोई कांस्टेंट है, ओमेगा वेक्टर इंटू V वेक्टर। ये इसका क्या हो गया? सदिश रूप। अगर सदिश रूप ऐसा होता है, अगर ये सदिश है, तो इसको आगे सॉल्व करने से हमें ये वाला आना चाहिए। तो देखो, जब जब क्रॉस उठाएंगे तब तब साइन लगाएंगे। तो FC वेक्टर बराबर m ओमेगा V साइन
थीटा। एक बात और नोट रखना, ओमेगा और वी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं, यानी कि थीटा 90 होता है। तो एफ सी बराबर एम वी ओमेगा साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो एफ सी बराबर एम वी ओमेगा यानी कि इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया। यानी कि ये होता है, ये ना मेकअप दे के ये दे सकता है, ये ना दे सक के ये दे सकता है, सदिश रूप पूछ सकता है, कैसे होता है ये होता है। तो यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभिकेंद्रीय बल के 2-4 फैक्ट और होते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो अभिकेंद्रीय बल है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक वास्तव में बल नहीं है। याद रखना, ये अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक वास्तव में बल नहीं है। ये केवल वृत्तीय गति में लागू होता है, यानी कि वृत्तीय गति करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लागू होता है, ये कोई वास्तव में एक बल नहीं है। तो नोट कर लेना, जब जब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तब तब सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यानी कि ये कोई वास्तव में बल नहीं है, वास्तव में बल नहीं है, बल नहीं है। ये केवल सीएम बोले तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए लागू होता है, कराने के लिए लागू होता है। क्लियर। अगला नोट पॉइंट है कि जो अभिकेंद्रीय बल है बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। बोले तो वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एफ सी बराबर 0, एफ सी बराबर 0। यानी कि ये कोई सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूम रहा है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूम रहा है। तो सूर्य घूम रहा है, वर्क डन बाई सन कितना होगा, वर्क डन बाई सन कितना होगा, वो होगा 0। क्यों होगा, जो सन है, जो सन अंकल है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो यानी कि एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना हुआ, 0। क्या हुआ, सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसके द्वारा वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज इतने सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब अगले के जो टॉपिक हैं वो हम करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से मेरा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है और मैं मेहनत और अच्छे से करता हूँ, नई नई चीज़ों को ढूंढता हूँ और उनको सिद्ध करता हूँ कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तब मैं आपको आके प्रूव करता हूँ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक टीचर को 30 मिनट का लेक्चर देने के लिए उस पर 2 घंटे कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। लेकिन हम मेहनत करेंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेहनत दोगुनी और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।